दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग RO ARO के तहत, जी हाँ, RO ARO के तहत जो हम PYQ कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, उनमें आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। इससे पहले प्राचीन कंप्लीट हो गया है, मध्यकालीन वो भी कंप्लीट हो गया है। अब आधुनिक भारत हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसको 2 हिस्सों में करेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं। हम इसको कर क्यों रहे हैं दोस्तों? यदि आप संजीदा और गंभीर अभ्यर्थी हैं तो इस बात को भली भांति जान रहे होंगे कि कितने ज़्यादा प्रश्न जो हैं आयोग रिपीट करता है, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और हाँ साथियों, जो लोग RO दे रहे हैं वो ये वाला PYQ तो करेंगे ही करेंगे, जो प्लेलिस्ट पूरी बनी है। इसके साथ ही PCS के द्वारा जो अब तक कराए गए पेपर हैं उन सभी का हल एक अलग प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, वहाँ से आप करिए एकदम चुन चुन के। हमारा प्रयास है कि 1991 से लेकर 2023 तक जो भी पेपर हुए हैं उन सब का हल आपको उपलब्ध कराया जाए। तो प्रेम और सहयोग बनाइए, उसको देखिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जो विदेशी आए हैं वो दिए गए हैं और उन्होंने कहाँ अपनी फैक्ट्री स्थापित की वो दिया गया है। पांडिचेरी में फ्रेंच ने स्थापित की, गोवा में पुर्तगीज ने स्थापित की, ट्रांकेवार डेनिश ने स्थापित की और सद्रास में डच ने स्थापित की। तो दोस्तों इस तरह से इसको रट जाइएगा। इस तरह के प्रश्न रटे ही जाते हैं जो सामान्यतः परंपरागत नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था दोस्तों? तो पीटर मुंडी जो है वो पुर्तगाल का नहीं था। बाकी तीनों, बारबोसा और डोमिंगो पायस और नूनीज, ये तीनों जो हैं पुर्तगाल से थे। भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिली। एकदम सही है दोस्तों। दूसरा कथन देखते हैं, अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत। जी हाँ दोस्तों, दोनों कथन सही हैं, तो इस तरह से विकल्प C उत्तर हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उसी ने जो है भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाली। याद रखिएगा। किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? नवाब सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा था दोस्तों? तो बक्सर। प्लासी के बाद बक्सर दोस्तों 1764 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो, ठीक है। कैसे याद रखना हेक्टर को? हेक्टर देखिए, बक्सर में भी आधा का आता है और हेक्टर में भी आधा का आता है। हेक्टर मुनरो था। मीर कासिम, एक तरफ 3 लोग इकट्ठे थे, मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और दोस्तों कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम। तो दोस्तों इन 2 पक्षों के बीच हुआ था। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में, शाह आलम द्वितीय 1764 में हुआ था, शुजाउद्दौला, मीर कासिम। तो इसमें दोस्तों अंग्रेज़ों की विजय हुई थी, याद रखिएगा। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था दोस्तों? तो मुर्शिद कुली खां था। जो लोग दोस्तों मेंस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो यदि इच्छा हो तो जुड़ जाइए। प्रतिदिन आपको 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और जैसे ही आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। 6 पेपर आपको तैयार कराए जाएंगे। प्रतिदिन 2 प्रश्न देकर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। लड़कियों का ग्रुप अलग है और लड़कों का ग्रुप अलग है, ये बात भी जान लीजिए। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए यदि आप सही मायने में PCS के लिए ही समर्पित हैं तब, अन्यथा तो फिर बरसाती मेढक की तरह जो वैकेंसी है उसके लिए रहिए, क्योंकि केवल और केवल प्री का खेला नहीं है दोस्तों। बिना मेंस के कुछ होने वाला नहीं है।
बंगाल का मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध दोस्तों लड़ा गया था कब? 1757 में। अभी हम इसको पीछे भी देख चुके हैं। फिर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी दोस्तों? तो शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी दोस्तों। जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, दूसरी संधि 1765 में हुई थी, उसके आधार पर जो है शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को जो है दीवानी प्रदान की थी। किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इसके अलावा इसको क्या मिला था? इसको इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र मिल गए थे। जो शाह आलम द्वितीय था, इसको इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र मिल गए थे, जो कि नवाब ने छोड़े थे, याद रखिएगा। इलाहाबाद की संधि दोस्तों 1765 में हुई थी। एक्सला चैपल की संधि दोस्तों कब हुई है? 1748 में हुई है। और डुप्ले की पदच्युति दोस्तों कब हुई है? तो 1754 होना चाहिए। देख लेते हैं, एक मिनट दोस्तों। इस तरह के प्रश्न बार बार पढ़ने पड़ते हैं, तभी चीज़ें याद रहती हैं। इलाहाबाद की संधि 1765, एक्सलापेल 1748 और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 और डुप्ले की पदच्युति 1754 एकदम हमारा उत्तर सही था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था दोस्तों? तो राजा दलीप सिंह। इसी ने दोस्तों अंग्रेज़ों को शाह ये जो कोहिनूर हीरा भेंट किया था, याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों किससे संबंधित है? तो लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ दोस्तों? ये भी पूछ लिया जाता है। 1817 से 18 के बीच में हुआ है। बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ है, याद रखिएगा। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार स्थापित किया गया? तो 1797 में। यूपी पीसीएस जो हम लोग हिस्ट्री किए हैं उसका PYQs, यूपी पीसीएस मतलब यूपी स्पेशल के तहत। जी हाँ दोस्तों, एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें यूपी स्पेशल का पूरा PYQs आपको दिया जा रहा है शॉर्ट नोट के फॉर्मेट में। तो 1797 में दोस्तों प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कीजिए। और टेलीग्राम चैनल है जहां आपको PDF मिलेगी। क्या नाम है इसका? टारगेट करंट AK123। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्विज भी मिल रही है और अचूक मारक सामग्री और जो भी PDF है दोस्तों, वो सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं मिल रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय दोस्तों कब हुआ था? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा दोस्तों? 1848 से 56 तक। हड़प नीति के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। तो अवध प्रांत पर जो है दोस्तों इसने कुशासन मतलब शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसका आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लिया था, जो कि अंततः 1857 की क्रांति का या फिर उसके विद्रोह का कारण बना। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है सतारा को कब शामिल किया? 1848 में। जैतपुर और संभलपुर को जो है 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर 52 में, झांसी को 1854 और नागपुर को 1854। यहीं तक पूछा जाता है, करौली आप छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से एक सवाल पूछ लिया जाता है। अवध, जी हाँ दोस्तों, जो लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9559434623 पर। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? राजा टिकैत, ठीक है, राजा टिकैत जो है नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, यह कथन ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं इसको। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, यह कथन भी सही है। तो इस तरह से विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध से संबंधित हैं। लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित हैं। लॉर्ड वेल्जली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से, और कॉर्नवालिस जो हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। यही डी वाला विकल्प सही नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में किसके बीच हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग और मराठाओं के बीच हुआ था। माफ कीजिएगा दोस्तों। किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था दोस्तों? तो लॉर्ड एलन ने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। याद रखिएगा कब? 1843 में। ये भी याद रखिएगा। घटनाओं पर विचार करना है और कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करना है। तो सीधे उत्तर में चलते हैं दोस्तों। इस तरह के प्रश्न एकदम रट जाइए, इसको लिख के जो है बार बार पढ़िए। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, उस पर इसको नोट कर लीजिए और बार बार चालीसा की तरह पढ़ते रहिए। रियासतों के ब्रिटिश भारत में विलय का कालक्रम इस तरह से कैसे? सिक्किम को 1850 में विलय किया गया, पंजाब का 1849 में, बर्मा का 1853 में और झांसी का 1854 में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब से कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ दोस्तों? 1780 से 84 के बीच हुआ है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध दोस्तों कब हुआ है? 1750 से 54 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों कब हुआ है? 1803 से 5 के बीच हुआ है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध दोस्तों द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1750 से 54 के बीच हुआ है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच हुआ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 सही है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को टैकल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित थे। भूमि राजस्व व्यवस्था थी दोस्तों एक स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेल्जली दोस्तों सहायक संधि से संबंधित थे। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं थे। यही कथन सही नहीं है। विलियम बेंटिक दोस्तों 1829 का 17वां रेगुलेशन लेके आए थे। यह कथन भी सही है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है दोस्तों लॉर्ड वेल्जली के काल में हुआ था। याद रखिएगा 1803 में। फिर स्थानीय सुशासन बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानीय सुशासन लॉर्ड लिट्टन, जी हाँ दोस्तों, स्थानीय सुशासन का संबंध लॉर्ड लिट्टन से नहीं था। लिट्टन लाया, रिपन हटाया। एक ट्रिक है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मतलब प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित यह एक्ट था दोस्तों। इसको लाया कौन था? लिट्टन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लिट्टन लेके आया था और इसको हटाया किसने? रिपन ने। रिपन को ही दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर नहीं है। बाकी सहायक संधि बेलजली, राज्य अपहरण या हड़प नीति दोस्तों डलहौजी से संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस से संबंधित है जो कि 1793 में लाया गया था। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है दोस्तों। इनकी काल अवधि को दिखाना है और उसी के हिसाब से इसको अरेंज करना है। तो सीधे उत्तर में चलते हैं। बक्सर का युद्ध अभी हम ऊपर भी देखें 1764 में हुआ है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 1765 में हुआ है। इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में ही हुई है। तो इस तरह से दोस्तों सही कथन वहाँ पे मिल ही नहीं रहा, इसीलिए इन्होंने स्टार दिया है। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना कब हुआ है? 1772 में।
ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो 40%। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दोस्तों? तो दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, दरोगा को, याद रखिएगा। इसकी नियुक्ति मजिस्ट्रेट करते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था, राजा चेत सिंह ने। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई दोस्तों, जब वे भ्रमण पे थे? तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई। तो एक सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किस वायसराय की हत्या जो है उसके कार्यकाल के दौरान हुई, तब लॉर्ड मेयो सही उत्तर होगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में भ्रमण के दौरान हुई, ये भी पूछ लिया जाता है। और दोस्तों एक सवाल यहाँ से और बन जाता है, लॉर्ड मेयो जो है दोस्तों पहली जनगणना जो है इन्हीं के समय में हुई, याद रखिएगा 1872 में। और विधिवत जनगणना जो है दोस्तों कब हुई? 1881 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में, ये भी याद रखिएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसी के समय में दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने तो अपनाई ही थी और मिंटो द्वारा भी अपनाई थी। तो इस तरह से विकल्प ए और बी दोनों सही हैं। मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था दोस्तों, एक्ट आया था कब? 1909 में, जिसमें मुसलमानों को जो है भारत में पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। तो इसने जो है भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति को जन्म दिया था, याद रखिएगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में, या हार्ड निर्णय हार्डिंग के समय में लिया गया था। तो विकल्प बी सही है। और अंततः 1912 में राजधानी दिल्ली बन गई, ये भी याद रखिएगा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ से शुरू किया था दोस्तों? तो दोस्तों मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी से इसकी शुरुआत की थी। तो विकल्प डी सही उत्तर है। किसने शुरुआत की थी? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने इसकी शुरुआत की थी। ये भू राजस्व बंदोबस्त प्रणाली थी, याद रखिएगा। और इसमें जो है राजस्व की वसूली सीधे रैयतों से, रैयत कौन दोस्तों? जो किसान थे, उनसे की जाती थी, ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा यहाँ पर एक बात और, थॉमस मुनरो हैं ना कि हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन है दोस्तों? जो बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश जो सेनापति हैं वो हेक्टर मुनरो हैं, और यहाँ पर थॉमस मुनरो हैं। बाद में इसको मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम तक इसको फैला दिया गया, याद रखिएगा। कुल 51% हिस्सा कवर कर रहा था कृषि का, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ दोस्तों, धन के निकास के सिद्धांत की बात हो रही, तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा दोस्तों। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, अक्सर पूछ ली जाती है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी, ये भी याद रखिएगा। इन्हीं को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने जो है यह विचार दिया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति भारत में घिनौनी है।
असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1839 में सबसे पहले चाय की स्थापना हुई थी, चाय की फैक्ट्री की। और ये कंपनी जो है वर्तमान में भी कार्यरत है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था दोस्तों? तो लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था, जिसके समय में चौरी चौरा की घटना, स्वराज पार्टी का गठन और रौलट एक्ट का निरसन हुआ था। लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 26 तक अपने पद पे रहा था। 1857 की क्रांति से एक सवाल जरूर बनता है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों किसका नाम था ये? तात्या टोपे का। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन क्रांतिकारी कहाँ से संबंधित था? नाना साहब दोस्तों कानपुर से संबंधित थे। नवाब हामिद अली खान और मनी राम दीवान जो हैं असम से संबंधित थे। नवाब हामिद अली खान और मौलवी अहमद उल्ला जो हैं लखनऊ से संबंधित थे। हामिद अली खान दिल्ली से संबंधित थे, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था दोस्तों? तो बख्त खान को। बख्त खान ने दोस्तों अंग्रेजों का विरोध कहाँ किया था? बरेली में, ये याद रखिएगा। और लियाकत अली ने दोस्तों कहाँ विरोध किया था? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, पामस्टर्न, ये भी पूछ लिया जाता है। फिर अगला सवाल, वंदे मातरम गीत दोस्तों किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा है, जो उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और इस आनंद मठ का जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। कूका आंदोलन की नींव दोस्तों कहाँ पड़ी थी? पंजाब में। वक्त जवाहर मल ने इसकी नींव डाली थी। जवाहर मल, अंग्रेजों का विरोध करना इसका उद्देश्य था। और कूकी आंदोलन की बात करी जाए तो इसकी नींव कहाँ पड़ी थी दोस्तों? रानी गैंडिलियो ने डाली थी। गैंडिलियो ने कहाँ? मणिपुर में कूकी आंदोलन, और कूका पंजाब में। फिर विद्रोह दिए गए हैं दोस्तों और इनको मिलाना है। अहोम का विद्रोह 1828 में हुआ था। ये सवाल दोस्तों एक जरूर पूछ लिया जाता है, विद्रोह और उनका काल। कोल विद्रोह दोस्तों 1831 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से वही विद्रोह दिए गए हैं। तो रंपा विद्रोह दोस्तों 1879 में हुआ था। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था। बंगाल का नील विद्रोह 1859 में, और जयंतिया विद्रोह जो है 1860 में हुआ था। एक सवाल और दोस्तों वहीं विद्रोह से दिया गया है। तेभागा आंदोलन दोस्तों 1946 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में। पावना किसान विद्रोह 1873 में। बंगाल नील विद्रोह 1859 में। देखिए ये सब रिपीट हो रहे हैं सवाल, तो इसीलिए दोस्तों PYQ करना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम या अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो विलियम जोन्स ने जो है दोस्तों शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स दोस्तों कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, और इन्हीं की प्रेरणा से 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी।
ये भी याद रखिएगा। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो डी.के. कर्वे के उद्देश्य सतत प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। 1916 में हुई थी। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कर्वे के प्रयत्नों से। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा। 1958 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। किसे? डी.के. कार्वे को। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था दोस्तों? तो बीजी तिलक जो हैं दोस्तों दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से संबंधित थे। 1880 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन औपचारिक रूप से जो है 1884 में इसका गठन किया गया था। संस्थापकों में बीजी तिलक, एम.बी. नामजोशी, गोपाल गणेश आगरकर और बी.के. चिपलूकर थे। याद रखिएगा। फिर है डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी दोस्तों? तो कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो 2 वाला विकल्प दोस्तों सही है और पहला वाला सही नहीं है। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेल्जली द्वारा 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। तो इस तरह से केवल और केवल दूसरा कथन सही है। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? सर सैयद अहमद खान ने की थी। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था दोस्तों? तो द बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसका प्रकाशन आरंभ किया था 1780 में। याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और ये जो टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK 123 इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिलेगी। भारत मित्र जो है समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? हिंदी से। राष्ट्रमत मराठी से, प्रजा मित्र गुजराती से और नायक जो है बंगाली भाषा से संबंधित था। याद रखिएगा। समाचार पत्र और प्रकाशक दिए गए हैं दोस्तों। बंगाली का प्रकाशन कौन करता था? प्रकाशक कौन था? SN बनर्जी। बंगवासी का जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम के प्रकाशक अरविंद घोष थे। अमृत बाजार पत्रिका के प्रकाशक मोतीलाल घोष थे। याद रखिएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इंदु प्रकाश MG रानाडे का पत्र है समाचार पत्र। नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक का है। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। यही कथन सही सुमेलित नहीं है। बाकी इंडियन मिरर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर का है। तब बॉम्बे क्रॉनिकल दोस्तों किसका है? फिरोज शाह मेहता का है। याद रखिएगा। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे दोस्तों? तो गांधी जी थे। 1932 में इसकी शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है दोस्तों? तो अल हिलाल। स्वतंत्रता जो संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं और जो गलत है उसको बताना है।
मौलाना आज़ाद अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल है, सही है। तिलक का केसरी है, और एक और था दोस्तों मराठी। केसरी दोस्तों किस भाषा में था? केसरी इंग्लिश में था, और मराठी जो है दोस्तों, मराठी इंग्लिश में था दोस्तों, और केसरी जो है वो मराठी में था। इस तरह से इनके बीच संबंध था। जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड था, महात्मा गांधी का द पायनियर नहीं था दोस्तों, यही कथन गलत है। पायनियर किसका था दोस्तों? जॉर्ज एलेन का था, याद रखिएगा। फिर है समाचार पत्र दिए गए हैं, फिर मिलाना है दोस्तों, पुनः वैसा ही सवाल है। समाचार दर्पण किसका है? जेसी मार्समैन का। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। केसरी बीजी तिलक का। यंग इंडिया महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी बूढ़े थे, लेकिन इन्होंने यंग इंडिया का प्रकाशन शुरू किया था। इस तरह से जोड़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवजीवन एम के गांधी का है, स्वराज्य टी प्रकाशम का है, प्रभात जो है एन सी केलकर का है, और कौमी आवाज़ जो है अबुल कलाम आज़ाद का नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू का है, याद रखिएगा। कॉमन बिल पत्र किससे जुड़ा है दोस्तों? एनी बेसेंट से। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है या भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। 1828 में इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय थे। फिर अगला सवाल, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, याद रखिएगा। विकल्प सी। दोस्तों ब्रह्म समाज जो है दो भागों में बट गया था। ब्रह्म समाज जब राजा राम मोहन राय नहीं थे तो ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा था दोस्तों देवेंद्र टैगोर के नेतृत्व में था दोस्तों, जिसको क्या कहा गया? भारतीय ब्रह्म समाज। और एक जो दूसरा धड़ा था उसको क्या कहा गया दोस्तों? एक मिनट दोस्तों। एक हिस्सा था भारतीय ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे, और जो दूसरा हिस्सा था जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे उसका नाम था दोस्तों आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में काम कर रहा था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पुनः दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक, इनमें से किसी को भी नहीं कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दोस्तों? तो पुनः जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी कब? 1875 में, ये भी पूछ लिया जाता है। वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। भारत का मार्टिन लूथर इनको कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? पुनः दोस्तों किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी इसकी रचना। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है दोस्तों किसकी? आर्य समाज की। देखिए पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो आप यदि इनकी जन्म तिथि नहीं जानते फिर भी इसको व्यवस्थित कर देंगे। तो तुलसीदास दोस्तों 16वीं 17वीं सदी में सबसे पुराने हैं, उनके बाद राजा राम मोहन राय आए हैं, क्योंकि 1828 के आसपास जो है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी थी, तो इनका जन्म 1700 के अंत में हुआ होगा। दयानंद सरस्वती इनके बाद आए हैं, फिर सबसे बाद में आए हैं विवेकानंद।
तो इस तरह से इसमें कोई विशेष लॉजिक है नहीं, थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो इसको कर जाएंगे। किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने जो है महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये वर्ष भी याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। इनकी एक पुस्तक थी गुलामगिरी, वो भी पूछ ली जाती है। 1873 में की गई थी, ये वर्ष भी याद रखिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी दोस्तों किसके कारण? तो एनी बेसेंट के कारण थी, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावस्की ने की थी। कहाँ? अमेरिका में की थी, याद रखिएगा। बाद में जो है भारत में जो है अड्यार में, मद्रास में इसका कार्यालय बनाया गया था। शारदा एक्ट के अंतर्गत लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः कितनी थी? तो 14 और 18 वर्ष। शारदा एक्ट लाया कब गया था? 1929 में, बाल विवाह को रोकने के लिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। किनकी बात हो रही है? इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मित आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो बीएम मालवारी की बात हो रही है दोस्तों। सम्मित आयु अधिनियम, बीएम मालवारी, याद रखिएगा। इन्होंने लड़कियों के विवाह की आयु जो है न्यूनतम 12 वर्ष करने की वकालत की थी। तो मालबारी में दोस्तों 12 है ना, बारी बाद में है, बारी को आप 12 पढ़िएगा, और 12 जैसे ही पढ़ेंगे तो आयु तुरंत निकल के आ जाएगी 12 वर्ष। कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं दी गई हैं। कौन सैयद अहमद खां के द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? सैयद अहमद खान के साथ कौन संस्थापक था दोस्तों पैट्रियाटिक एसोसिएशन का? तो राजा शिव प्रसाद, याद रखिएगा। फिर इंडियन एसोसिएशन दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता। बाद में बचा है मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। सारे सुमिलित कर दिए हैं दोस्तों। फिर कथन और कारण दिया है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में, कब, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। क्योंकि कारण है, तो कारण से पहले हम क्योंकि लगाएं, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, वह भारतीयों की समस्या उनके समक्ष रखना चाहते थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, तो और व्याख्या भी सही है, तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सभी जान रहे हैं दोस्तों, बम्बई में हुआ था। WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस का। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी थे? नहीं थे दोस्तों। WC बनर्जी थे? ये भी नहीं थे, ये अध्यक्ष थे। फिरोज शाह मेहता नहीं थे, तो A.O. ह्यूम जो हैं दोस्तों महासचिव थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों? तो WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, बम्बई अधिवेशन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयब जो थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, याद रखिएगा।
कहाँ यह अधिवेशन संपन्न हुआ था? मद्रास में। कब? 1887 में। 85 में पहला हुआ, 86 में दूसरा, तो तीसरा कब होगा? 87 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो जॉर्ज यूल जो हैं दोस्तों प्रथम निर्वाचित यूरोपीय थे अध्यक्ष के रूप में। इन्होंने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कहाँ? इलाहाबाद में। ये भी याद रखिएगा, इलाहाबाद में। कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे हैं? फिरोज शाह मेहता रहे हैं, सर सैयद अहमद, हकीम अजमल खां या खान अब्दुल गफ्फार खां? तो सर सैयद अहमद जो हैं दोस्तों कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? तो लाला लाजपत राय कभी अध्यक्ष नहीं चुने गए। एक मिनट, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ दोस्तों, तिलक नहीं चुने गए, लाला लाजपत राय तो चुने गए हैं, बाल गंगाधर तिलक एक भी बार अध्यक्ष नहीं चुने गए, याद रखिएगा। कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और उनके समय की अवधि दिखाई गई है। पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो बेलगांव का अधिवेशन कब? 1924 में हुआ था। 1925 का जो अधिवेशन था दोस्तों वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। सरोजिनी नायडू जो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, ये भी याद रखिएगा। और यदि केवल महिला की बात करी जाए तो पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ये भी याद रखिएगा। यदि भारतीय की बात कर दी जाए तो सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट हो जाएंगी, तो विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। यदि भारतीय लगा होता तब कौन होता? सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिए गए हैं और अध्यक्षता की बात कही गई है। अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों इन्होंने कब अध्यक्षता की है? कहाँ के अधिवेशन की? तो रामगढ़ अधिवेशन की। सरोजिनी नायडू ने कानपुर के अधिवेशन की। मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर अधिवेशन की। और राजेंद्र प्रसाद ने जो है दोस्तों किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई अधिवेशन की। जी हाँ दोस्तों, सही है, बम्बई अधिवेशन की राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की। कब? 1934 में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कब कब और कहाँ, मतलब किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो कानपुर हम लोग जान ही रहे हैं, 1925 में हुआ, अभी ऊपर भी पढ़ चुके हैं, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। बनारस अधिवेशन कब हुआ? 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले जी के जी। और मेरठ जो है दोस्तों कब हुआ है? 1946 में, याद रखिएगा। तो इस तरह से मिलाएंगे तो सही उत्तर मिल जाएगा। कांग्रेस में गरम और नरम दल से देख लेते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अनुनय विनय की नीति अपनाने का आरोप लगाया, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था दोस्तों? तो गैरीबाल्डी को। एक मिनट दोस्तों, मैजनी को माना था, याद रखिएगा। मैजनी को लाला लाजपत राय LLR ने जो है अपना गुरु माना था, जो कि इटली के एक क्रांतिकारी थे, मैजनी। BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था दोस्तों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तो नहीं था दोस्तों, अनुशीलन समिति भी नहीं था, युगांतर भी नहीं था, तो क्या था? अभिनव भारत। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कहाँ? नासिक में। BD सावरकर और इनके भाई गणेश सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। किसने इनको यह उपाधि दी थी? किसने इनको ऐसा कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने इनको ऐसा कहा था, याद रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना
की गई थी दोस्तों, कहाँ, कानपुर में या नई दिल्ली में? तो हिंदुस्तान HRA की बात हो रही है दोस्तों, तो कानपुर में की गई थी 1924 में। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 1928 में इसका नाम बदल दिया गया था। तो HRA पहले था कानपुर में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हरा जो है हसरा हो गया HSRA, बाद में इसका नाम हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में कहाँ, फिरोज शाह कोटला मैदान में, नई दिल्ली में। तो HRA की स्थापना किसने किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने की थी, राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर की थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। और HSRA की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी और इनके सहयोगियों ने की थी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को जो है दोस्तों किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में। काकोरी षड्यंत्र दोस्तों कब हुआ था? 9 अगस्त, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को। अब इसका नाम जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया, क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, एकदम रट जाइए, एकदम शब्दशः रट जाइए, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया है इसका बदल कर। और दोस्तों इसमें जो अभियुक्त थे उनमें कौन कौन था? तो एक तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, दूसरे रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, और अशफाक उल्ला खां हो गए। देखिए, अशफाक उल्ला खां हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। कैसे याद रखना है? भगवान राम की बात कहाँ से होती है? योगी जी कहाँ से करते हैं? गोरखपुर से। तो इनको फांसी कहाँ दी गई थी? गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां दोस्तों मुस्लिम नाम है, ठीक है, मुस्लिम नाम है, तो मुस्लिम ज़िले में ही इनको फांसी दी गई थी। कहाँ? फैजाबाद में, फैजाबाद, ये भी याद रखिएगा। अशफाक को कहाँ? फैजाबाद में। बात करें रोशन सिंह की, रोशन सिंह को फांसी कहाँ दी गई थी दोस्तों? रोशन यदि आप प्रयागराज में रहते हैं तो प्रयागराज में नैनी पुल, विभिन्न प्रकार की लाइटें लगी हुई हैं वहाँ पर, उन्हीं लाइटों से रोशन होता है। तो नैनी पुल मतलब नैनी जेल में जो है रोशन सिंह को फांसी दी गई थी, ऐसे याद रखिएगा। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी दोस्तों? लाहिड़ी के अंत में डा है दोस्तों, और डा का मतलब डा किस में आता है? गोंडा में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ दी गई थी फांसी? गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। तो ये तो इन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, और एक सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये हमने एक हिस्सा RO के PYQs का कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें भैया, अपना समर्थन बनाए रखें। बिना आपके साथ के ये पहल नहीं चल सकती है दोस्तों, अनवरत रूप से। और यदि आप शामिल होना चाहते हैं तो एकदम आपका स्वागत है, और अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए, तभी काम चलेगा। और यदि आप मेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दिया है नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में इसके दूसरे हिस्से के साथ। धन्यवाद।